नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। मैं हूं आपका ऋषि सर और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का आपके दूसरा चैप्टर अशोक के फूल। ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पढ़ेंगे इस पर बात कर लेते हैं। जानेंगे कि अशोक के फूल के लेखक कौन है और उनका साहित्यिक परिचय आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। साथ ही क्योंकि आपके गद्य से यानी निबंधों से, अशोक के फूल से गद्यांश पर आधारित प्रश्न आता है, तो एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों के सामने पैदा होती है कि गद्यांश पहचाने कैसे जाने कि जो गद्यांश पेपर में आया है वो किस चैप्टर से है। क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है। 2 नंबर का सवाल केवल इसी पे आता है कि भैया किस पाठ का है, किसने लिखा है। इसको समझेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं जो आपके परीक्षाओं में आते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर लगा दीजिए। जो बच्चे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सेशन को लाइक कर लेंगे, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। अगली क्लास जब भी आए तो आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल का ये प्लेटफॉर्म जो कि केवल आपका है। साथ ही पीडीएफ कहां मिलेगी, तो टेलीग्राम पर हमारा चैनल है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल, उसको सर्च करेंगे तो इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आइए अशोक का फूल शुरू करते हैं और पढ़ते हैं व्याख्या और अभ्यास प्रश्न कैसे कैसे आता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जो कि मैं हमेशा बताता रहता हूं। क्यों जानना जरूरी है? जैसे ही आप चैप्टर पढ़ना शुरू करें, एक खाका दिमाग में बन जाना चाहिए। 2 बॉक्स बन जाएं कि एक बॉक्स में क्या फिट करना है, एक बॉक्स में क्या फिट करना है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। एक बच्चा है जो अपने कमरे में कपड़ों की अलमारी में कपड़ा ठूस ठूस कर भरता है। अगर उसे किसी फंक्शन में जाना हो तो कपड़ा मिलेगा ही नहीं, मिलेगा भी तो प्रेस नहीं होगा क्योंकि गुमचिया के रखा हुआ है। लेकिन एक लड़का ऐसा है जो अपनी कपड़ों की अलमारी में कपड़ों को प्रेस करके तहा कर सुंदरता से रखता है, तो जब भी उसको आवश्यकता होगी वो निकाल लेगा। इसलिए जरूरी है यह जानना कि आपकी आवश्यकताएं क्या हैं और उसको मैनेज कैसे करना है। साहित्यिक परिचय आपका 5 अंक का आता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत 80 शब्दों में लिखना होता है और इसमें आपको पूरे अंक मिलते हैं। साथ ही गद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं जो कि 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आपको हल करने होते हैं एक पैराग्राफ से, और इसके आपको 10 नंबर मिलते हैं। यानी अगर एक पाठ को ध्यान में रखकर मैं बात करूं तो एक पाठ से आपके 15 नंबर का सवाल आता है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। अब सबसे पहले बात करेंगे साहित्यिक परिचय पर। तो जो अशोक का फूल है इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यह इनकी फोटो है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यानी आप इनके नाम को मेरे नाम के साथ मिला सकते हैं, आचार्य ऋषि द्विवेदी। अगर इनको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखा जा सकता है तो मुझे भी डॉक्टर ऋषि द्विवेदी लिखा जा सकता है, क्योंकि हम दोनों पीएचडी कर चुके हैं। ठीक है, तो जन्म स्थान क्या है इनका? बलिया दुबे का छपरा गांव। जन्म और मृत्यु सन 1907 में इनका जन्म हुआ, 1989 में इनकी मृत्यु होती है। पिता का नाम क्या है? अनमोल द्विवेदी है। माता का नाम क्या है? ज्योतिषमती है। शिक्षा कब हुई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की इन्होंने। भाषा शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली है। साथ ही प्रमुख रचनाओं पर बात करें तो अशोक का फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व है। पुरस्कार कौन कौन से मिले? पद्म भूषण और साहित्य अकादमी, ये 2 पुरस्कार इनको मिले हैं। ध्यान रखिएगा, आपके साहित्यिक परिचय के 2 हिस्से होते हैं। सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना होता है, जिसमें आप बताते हो कि भाई लेखक का संक्षिप्त परिचय क्या है। फिर आप बताते हो कि उन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया, साहित्य में योगदान, और ये दोनों मिलकर के आपका पूरा होता है साहित्यिक परिचय। कितने शब्दों का? पेपर में कहता है 80 शब्द में लिखना है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को 80 से 110 शब्द में, 20-25 शब्द बढ़ जाएंगे ही, चाहे जितना आप कोशिश कर लो। एग्जैक्टली 80 शब्द में लिखना मुश्किल है कहा जाता है, तो आप 100-110 शब्दों में लिख सकते हो। तो आपका 30 से 40 शब्द ये हो जाता है। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे होते हैं शब्द गिनने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान रखिए, में, का, के, ये सब शब्द गिने नहीं जाते। ये छोटे शब्द इनको गिना नहीं जाता, बड़े बड़े शब्द गिने जाते हैं, कम से कम 2 से 3 अक्षरों के। ठीक है, अब इनका साहित्य में योगदान क्या है? तो हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है। आत्मा विव्यंजना के साथ साथ साहित्य संस्कृति। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों स्क्रीनशॉट ले लो? देखो, पीडीएफ तुमको यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन अब ये क्लास तुम अगर आज ही देख रहे हो तो मिल जाएगी। अगर 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद देख रहे हो, एग्जाम के टाइम पे देख रहे हो, तब तक बहुत सारी क्लासेज आ चुकी होती हैं, बहुत सारी पीडीएफ अपलोड हो चुकी होती हैं, तो खोजना मुश्किल हो जाता है। आप टेलीग्राम के अंदर ही सर्च कर सकते हो अशोक का फूल डाल के या ऋषि सर डाल करके कि ऋषि सर ने कौन सी पीडीएफ डाली है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आत्मा व्यंजना के साथ साथ साहित्य, संस्कृति, प्रकृति, सुषमा, लोक जीवन और समकालीन रचनाओं का मिला जुला रसास्वादन कराने में इनकी शैली अभिनव है, यानी नई है।
इनका उन्मुक्त व्यक्तित्व रह रहकर इनके निबंधों में विनोद की हिलोर उठाता चलता है। देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्र इनके साहित्य के पटल पर अंकित है। इनमें इतिहास, पुरातत्व, ज्योतिष, दर्शन और शास्त्रों का सुगम सार संग्रह है। आचार्य द्विवेदी की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी शैलियों में विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, वर्णनात्मक आदि रूप दिखाई पड़ते हैं। तो ये अगर आप दोनों तरीके से देखोगे तो एक आपका ये हो गया, एक आपका ये। इतना आपका साहित्यिक परिचय है। क्या है? इतना आपका साहित्यिक परिचय है। इसको आप ध्यान से लिख लो। 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है और आपको मिलेंगे इसके पूरे 5 के 5 अंक। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने से आपके पास संग्रहित रहेगा और आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। एक पीडीएफ बना के रख लेना, और मैं तो कहूंगा कॉपी में लिख के रख लो। सबसे सरल होता है कि भाई देखो, गद्य से तुमको 4 जीवन परिचय, साहित्य परिचय तैयार करने हैं, काव्य से 5। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, 98-99% लाना चाहते हो, चलो इसी बात पर कमेंट करके बताओ कि तुम कितने % नंबर लाना चाहते हो हिंदी में भी, और ओवरऑल 500 में कितने नंबर लाना चाहते हो। साथ ही किस जिले, किस गांव से मुझे देख रहे हो ये भी कमेंट करके लिखना, जिससे मुझे पता चल सके कि पूरे उत्तर प्रदेश का बच्चा ये वीडियो देख पा रहा है या नहीं। और अगर नहीं देख पा रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस तक इसे शेयर करो। चलो अब हम आ जाते हैं एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि गद्यांश कैसे पहचाने, गद्यांश पहचानने के तरीके क्या हो। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको गद्यांश में मिलते ही मिलते हैं, जो पाठ के कोर वर्ड्स होते हैं, जो हर गद्यांश में, हर पैराग्राफ में आपको मिल जाएंगे। सौकुमार्य, असिंजनकारी, कर्णावतंस, अलकों, कालिदास, महामानव समुद्रम, हिंदू रीतिनीति, दुर्दम निर्मम, जीवन शक्ति, जिजीविषा, अशोक, मनोजन्मा देवता, मदनोत्सव, सामंत सभ्यता, अशोक का वृक्ष, आर्य और आर्येतर। ये शब्द आपको हर पैराग्राफ में मिल जाएंगे। और इसमें से सारे शब्द तो हर पैराग्राफ में नहीं मिलेंगे, लेकिन 2-4 शब्द मिल जाएंगे जिसको पहचान कर। और ये शब्द पूरे पाठ में और किसी भी पाठ में इस्तेमाल नहीं किए गए, केवल अशोक का फूल में है। तो अगर ये आपके पास है तो ये हथियार है आपका इस चैप्टर को पहचानने का। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग जान लो कि अगर आपके सामने अशोक का फूल वाला चैप्टर है तो आप उसको ऐसे ही आइडेंटिफाई करोगे। अगला सवाल, ये पाठ किस बारे में है, ये भी जानना जरूरी है। सवाल सॉल्व करने से पहले ये जान लेना कि पाठ किस बारे में है। तो जब भी पाठ की शुरुआत होती है तो पाठ के बारे में छोटे में जान लो, जिससे आप आगे चल करके परेशान ना हो, पाठ का क्रक्स, उसका सारांश आपको पता रहे। कंदर्प देवता के 5 प्रमुख पुष्पों में से एक है अशोक का फूल। कालिदास के साहित्य में अशोक का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह उदास नहीं है, क्योंकि नाम क्या है? अशोक, शोक को हरने वाला। सुंदरकांड में सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं और अशोक वाटिका से कहती हैं कि सुनहु बिनय मम वेटप अशोका, हे अशोक के वृक्ष मेरी विनती सुनो, मेरा विनय सुनो। क्या करो? सत्य नाम करू हरू मम शोका, अपना नाम सत्य करो और मेरा शोक हर लो, क्योंकि तुम अशोक हो, शोक को समाप्त करने वाले हो, शोक को हरने वाले हो, शोक से रहित हो, तो मेरा भी शोक समाप्त कर दो। ठीक है। 2000 वर्ष पूर्व कालिदास के समय में जब उसे बहुत सम्मान मिला था, जैसा प्रसन्नचित्त था वैसा आज अनादरित है, मतलब आज उसका सम्मान नहीं है। लेखक का मानना है कि अशोक में परिवर्तन नहीं आया, किंतु मनुष्य की मनोवृत्ति में तो परिवर्तन हो गया है। प्राचीन संस्कृति की ही तरह इस वृक्ष की उपेक्षा द्विवेदी जी चिंतित हैं, और वर्तमान में भारतीय संस्कृति ने अशोक के पेड़ की उपेक्षा के माध्यम से प्राचीन संस्कृति के विस्मरण के प्रति अपनी चिंता दिखाई है। समझ गए सभी लोग? ये पाठ के बारे में हो गया। नेक्स्ट, अब इस तरह से आपको एक पैराग्राफ मिलता है। ये आपके अशोक का फूल का एक पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ पर आधारित आपको 5 प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, ये 5 प्रश्न आपको मिल गए, इन्हीं को सॉल्व करना है। प्रत्येक सवाल 2-2 नंबर का है, 2-2 नंबर का है। पहला सवाल क्या है कि संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको पाठ का नाम जानना है और इसको किसने लिखा वो जानना है। ठीक है, नाम क्यों लिख रहा हूं? लेखक। और यहीं पर इसी के लिए आपका ये वाला हिस्सा हेल्प करेगा। कैसे? बताता हूं। अब आपने पहला पैराग्राफ खोला। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व, देखो कालिदास आ गया। भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में फिर से कालिदास आ गया। यह जिस शोभा और सौकुमार्य, देखो सौकुमार्य आ गया, कभार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहां था? उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है, सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते रहे। उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक
अब देखो अशोक भी आ गया। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, फिर से कालिदास आ गया, वह अपूर्व था। सुंदरियों के असिंजनकारी, देखो असिंजनकारी आ गया। चरणों के मृदु आघात से वह फूलता, कोमल कपोलों, देखो कपोलों आ गया। कर्णावतंस आ गया, के रूप में झूलता, चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा, अलक आ गया, अलकों आ गया, को पैदा करता। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता, और मनोजन्मा देवता, देखो मनोजन्मा देवता आ गया कि एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट पड़ता। अब अगर आज आप इस पर आओगे तो आप देखोगे यहां पर आपको सौकुमार मिल गया, आपको असिंजनकारी मिल गया, अलको मिल गया, कालिदास मिल गया, अशोक तो मिल ही गया, मनोजन्मा देवता मिल गया। अब आपने समझ लिया कि ये तो अशोक का फूल से है। तो अब इस पर आधारित अगर आपसे पूछा जाए कि पाठ का नाम या शीर्षक का नाम बताइए, लेखक कौन है, तो आप बता सकते हो कि अशोक के फूल है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा होगा। अच्छा, अब इस पर आधारित 5 सवाल आपको मिलते हैं। आप सबको चिंता रहती है कि सर मैंने पढ़ा नहीं, याद नहीं किया, तो ये 5 सवाल सॉल्व कैसे करूंगा। चलो सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। आपने ये तो पहचान लिया कि भैया गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो पाठ का नाम क्या है, अशोक के फूल है। ये तो आपने उस जो मैंने आपको दिया है उससे पहचान लिया। अब आपको ये तो पता ही रहेगा कि अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि लेखक तो बहुत कम है, तो इतना तो आप याद रख ही सकते हो, और इतना याद रखना जरूरी भी है भाई, हर चीज ट्रिक से नहीं की जा सकती। ठीक है, तो पहला आपका सॉल्व हो गया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के अशोक के फूल नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब यहां पर यह चीज ध्यान देने योग्य है, अब यहां पर यह चीज ध्यान देने योग्य क्या कि आपने संदर्भ बचपन से लिख रखा है, कक्षा 6, 7, 8 से लिखते आ रहे हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, कि कितने लोग संदर्भ लिख सकते हैं। जितने लोग संदर्भ लिख सकते हो एक बार दिल रिएक्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में, या ये कहेंगे कि सर हाँ संदर्भ मुझे लिखना आता है, कमेंट कर देंगे। क्यों, इससे मुझे भी पता चलेगा और तुम्हें भी पता चलेगा कि तुम्हें लिखना आता है, और तुमने ये बात अफर्मेशन के द्वारा सर को बताई है। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं। अशोक के फूल को किस कवि ने सम्मान दिया, इसके लिए आपको इस गद्यांश पर वापस आना है। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं अशोक के फूल को सम्मान दिया, बात सम्मान की है, तो सम्मान को खोजने से पहले इसको हम बांट लेते हैं लाइनों में। अच्छा, ये 1-2 बार करोगे बस आपको समझ में आ जाएगा, लाइनों में बांटना नहीं पड़ेगा। अभी तो मैं इसलिए बांट दे रहा हूं कि आपके लिए थोड़ा सा आसानी रहे। 10 लाइनें हैं, 10 लाइनों में कहां पर सम्मान शब्द लिखा हुआ है यह आपको खोजना है। तो क्योंकि मैं ये पाठ पढ़ चुका हूं तो मैं आसानी से खोज सकता हूं, मैं पढ़ भी चुका हूं, जो बच्चे पढ़ चुके हुए खोज सकते हैं। 7वीं लाइन अगर आप देखोगे, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। यही आपके उस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, यही आपके उस प्रश्न का उत्तर है कि अशोक के फूल को किस कवि से सम्मान मिला। तो या तो आप लिख दीजिए कि अशोक के फूल को कालिदास से सम्मान मिला, या आप लिख सकते हैं कि कालिदास से अशोक को जो सम्मान मिला वह अपूर्व था, दोनों सही है। उपयुक्त गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है। अब बार बार अशोक के फूल की चर्चा हो रही है, तो किसका वर्णन है, अशोक के फूल का वर्णन है। लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार कहा है। अब यह भी कठिन शब्द है। अब इसका उत्तर क्या लिखोगे, तीसरे वाले का, कि उपयुक्त गद्यांश में अशोक के फूल के सम्मान की चर्चा हुई है, बात खत्म हो गया। लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार कहा है, फिर से इस पैराग्राफ पर आ जाओगे और खोजोगे नाटकीय व्यापार कहां लिखा हुआ है। तो अगर मुझे खोजना हो तो मुझे तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि मैं ये पाठ पढ़ा चुका हूं, आपको भी मिल जाएगा अगर आप खोजना चाहोगे। नाटकीय व्यापार है। अब जिस लाइन में वो शब्द आएगा वही लाइन उस प्रश्न का उत्तर होगी। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, चलिए हो गया। अगला सवाल, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यह सबसे जटिल सवाल होता है। बच्चे कहते हैं सर व्याख्या करना नहीं आता, तो बस आप ध्यान से मुझे सुनना, और आगे से आप इस दुनिया में किसी भी लिखे हुए की व्याख्या कर पाओगे। कोई किसी को कुछ नहीं बताता, व्याख्या के लिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्याख्या क्या होती है, मैंने आपसे कुछ कहा, मैंने कहा मुझे खाना चाहिए, आप जाकर मेरी मम्मी से कहते हो कि ऋषि सर ने कहा है कि उन्हें भूख लगी है और उन्हें खाना दे दो। हो गया, यही व्याख्या हो गई मेरे लाइन की। कितना सरल, कितना सहज है, अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। आ जाइए पैराग्राफ पर। कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहां था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा, गरिमा, पवित्रता और सुकुमारता है। अच्छा, अब इसकी व्याख्या कैसे करोगे। लेखक कहता है कि कालिदास की रचनाओं में अशोक का फूल जिस सुंदरता और कोमलता के, शोभा का अर्थ सुंदरता कर दो, सौकुमार्य का कोमलता कर दो, जिस सुंदरता और कोमलता के साथ प्रवेश करता है वैसा कहीं और देखने को ही नहीं मिलता, वैसा पहले कहीं था ही नहीं। अशोक के, कालिदास के काव्य में आने की जो प्रक्रिया है वह जैसे घर में एक नई बहू के आने की प्रक्रिया होती है, शोभा के साथ, सुंदरता के साथ, कोमलता के साथ, वही प्रक्रिया है। यह व्याख्या हो गई आपकी अपने शब्दों में, खत्म।
कुछ नहीं करना। अब मुझे एक बार कमेंट करके बताओ या दिल रिएक्ट करके बताओ कि क्या इसके लिए किताब की आवश्यकता थी। देखो, मैं बार बार ये कहता हूं कि किताब की आवश्यकता थी। कुछ चीजों के लिए किताब की आवश्यकता होगी, लेकिन जिन चीजों के लिए नहीं है, गद्य के लिए आपको किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। बाकी चीजों के लिए आपको किताब की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब आपने समझ लिया, मैंने केवल इसको आपको यहां एक्सप्लेन तो कर दिया, मैंने बता दिया कैसे आप खोजोगे। कोई भी पैराग्राफ आ जाए खोज लोगे आप, लेकिन अब आप एक्सपर्ट हो गए खोजने में। मैं इसका उत्तर भी बताऊंगा, सबके उत्तर यहां लिखे हुए हैं। संदर्भ क्या है? अशोक के फूल नामक शीर्षक से उद्धृत है, लेखक आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी हैं। अशोक के फूल को किस कवि से सम्मान मिला? तो महाकवि कालिदास से सम्मान मिला। प्रसंग की चर्चा क्या है? तो भारतीय साहित्य और जीवन में अशोक के वृक्ष के महत्व का वर्णन है। लेखक ने विचित्र नाटकीय व्यापार किसे कहा है? लेखक ने भारतीय साहित्य और जन जीवन में अशोक के वृक्ष फूल के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसको मैंने अपने शब्दों में लिखा है, मेरे शब्द हो सकता है क्योंकि मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं, मेरी बहुत अच्छी हो चुकी है हिंदी, तो अब मैं लिखूंगा तो तुम्हें लगेगा सर ये ऐसा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। वैसा तुम्हें लिखना ही नहीं है। एग्जामिनर ये जानता है कि ये उत्तर 12th का बच्चा लिख रहा है, 12th का मास्टर नहीं लिख रहा है, तो वो वैसे ही नंबर देता है, तो इसमें फेर में मत पड़ना है। तो मैंने अपने तरीके से लिखा है कि महाकवि कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथों में अशोक की जैसी मोहक छटा और सुकुमारता का वर्णन किया है, वैसा वर्णन इससे पहले के साहित्य में कहीं नहीं मिलता। यदि कहीं उसका उल्लेख मिलता है तो केवल नाम मात्र के लिए। भारतीय साहित्य में अशोक का यह प्रवेश इतना मोहक और आकर्षक है जितना मोहक और आकर्षक दृश्य किसी नई नवेली दुल्हन के प्रथम गृह प्रवेश का होता है। जिस प्रकार नई नवेली दुल्हन का घर में प्रथम आगमन अत्यंत गरिमापूर्ण, पवित्र, निश्चल और नव यौवन की कोमलता के साथ होता है, वैसा ही गरिमापूर्ण, पवित्र और सुकोमल वर्णन करके कालिदास ने अशोक का भारतीय साहित्य में प्रवेश कराया है। समझ रहे हो? तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आप अगर इस चीज को बहुत ध्यान से देखोगे तो आप ये समझ पाओगे कि आपको अपने प्रश्नों को कैसे हल करना है। समझ गए? ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो ये होता है कि आप अपने मन से कर रहे हो, एक ये होता है नहीं टीचर पहले बता चुका है, तो मैं सारे गद्यांश और उसके उत्तर आपके सामने रख देता हूं, आप 2-3 बार पढ़ लेना और फिर अपने मन से एक पैराग्राफ को सॉल्व करना। तुम देखोगे कमाल करोगे तुम, क्योंकि एक तो तुम्हारे पास पहले से आइडियाज हैं, तुमने पढ़ रखा है एक बार, जो भी तुम पढ़ते हो तुम्हारे अवचेतन में संग्रहित होता जाता है जब वो चीज तुम्हारे सामने आती है। ऐसा एग्जाम में तुम्हारे साथ अक्सर होता होगा, सामान्य तौर पर जो सवाल हल नहीं होता होगा, एग्जाम में पेपर के सामने आते ही पता चल जाता होगा कि यही है, क्योंकि कभी पढ़ रखा होता है, प्रेशर में वो चीज बाहर आ जाती है। तो एक बार जो भी गद्यांश और उसका उत्तर, जैसे अगला गद्यांश है तुम्हारे सामने, रविंद्रनाथ ने इस भारत को महामानव समुद्र कहा है। अब ये देखो, ये शब्द आइडेंटिफाई करो। विचित्र देश है, असुर आए, शक आए, हुण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, किसी मानव जाति को यहां आज आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण है। एक पशु, एक पक्षी, जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी थी, बकुल की, चंपे की, सब क्या हमें मालूम है। अब तुमको महामानव समुद्र मिल गया, तुमको आर्य और आर्येतर मिल गया, तुमको अशोक मिल गया, तुम्हें हिंदू रीति और नीति मिल गई। मैंने जो तुम्हें शब्दावलियां दी हैं उसको ध्यान से देखो। देखो यहां पर तुम्हें मिल जाएगा महामानव समुद्र, तुम्हें मिल जाएगा अशोक का वृक्ष या अशोक, तुम्हें आर्य और आर्येतर मिल जाएगा। तो तुम पहचान तो लोगे ना, हिंदू रीति नीति तुम्हें मिल जाएगी। कहां लिखा है हिंदू रीति और नीति? ये देखो, पहचान तो लोगे, मतलब 2 नंबर तो तुम्हारा क्लियर हो गया आज ही से। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे सामने ये 5 प्रश्न आएंगे। उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम, तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे लेखक कौन है और पाठ का नाम कौन है। इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूं तुमसे। क्लियर है? भारत में कौन कौन सी जातियां आई आपको पता है, शकाए, हुड़ाए, कुशाड़ाए, सब इसमें लिखा हुआ है, इसी को देख करके लिखना है। रविन्द्रनाथ ने भारतवर्ष को किसकी संज्ञा दी है? प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है? गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब क्योंकि मैंने सारे उत्तर लिख रखे हैं और साथ ही तुमको यह भी बता रखा है कि अगर उत्तर ना पता हो तो कैसे खोजना है, तो अब मैं सारे उत्तर बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लोगे और अपने लिए इसका इस्तेमाल करोगे। सभी लोगों को कम से कम एक बार इसे जरूर पढ़ना है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है? प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के स्वरूप का वर्णन है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हिंदू के विषय में ऐसी मान्यता रही है कि किसी समय भारत में आई आर्य जाति के लोग हिंदू कहलाए। ठीक, ऐसे ही पूरा तुम्हें लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है। अगला पैराग्राफ तुम्हारे सामने, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। ठीक है,
न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों, व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति के विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। ठीक है, युवा गंगा की अबाधित धारा के साथ सब कुछ हजम करने पर भी पवित्र है। अब इस पर आधारित 5 प्रश्न देख लो। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मानव की जीवनी शक्ति कैसी है? हमारे सामने आज का समाज का स्वरूप कैसा है? लेखक ने मनुष्य की जीविका को किस रूप में प्रस्तुत किया है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब मैं इसके सबके उत्तर तुमको बताऊंगा। कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसका उत्तर मैं तुम्हें ना बताऊं। सारे सवालों के उत्तर यहां पर हैं, लेकिन साथ में ही मैंने तुमको इन सवालों के उत्तर न पता होने पर इन सवालों के उत्तर लिखने की टेक्निक भी बता दी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कमेंट करके बताओ कि क्या अगर तुमको उत्तर नहीं दिया जाए तो भी तुम लिख पाओगे कि नहीं। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेटा, सेशन को लाइक कर लेंगे, अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। ये रेखांकित अंश की व्याख्या है। करना तुम्हें अपने शब्दों में है, बस मैं इसलिए दे रहा हूं कि तुम अगर एक बार पढ़ लोगे तो और अच्छे से कर पाओगे। बाकी करना तुम्हें अपने शब्दों में, एग्जाम के लिए किताब नहीं उठानी है। अगर तुमने गद्य के लिए किताब उठाई तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। समझ रहे हो? अगला पैराग्राफ क्या है? दुनिया घुमक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक के से भी स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वह याद रखती? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अब इसके 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको दे रहा हूं। गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है? प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा की गई है? अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही क्यों होता है उसे स्पष्ट कीजिए। लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है? ठीक है, उसके बाद प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा है। अच्छा, कहीं कहीं कई बार आपको रेखांकित अंश नहीं मिलता, कोई बात नहीं। आपको टेक्निक आती है ना? आती है कि नहीं आती भाई? आती है कि नहीं आती? कमेंट करके बताओ। वही सिखाया हूं और वो नहीं भूलना है। बस सब भूल जाओ, टेक्निक नहीं भूलनी है। दुनिया का कोई सवाल सॉल्व कर लोगे, दुनिया की कोई रेखांकित अंश की व्याख्या कर लोगे। बस मूल समझने की जरूरत है, जो तुम्हारे इसी तुमको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वो चीज बहुत जरूरी है। अब इस पर आधारित भी तुम्हारे सामने 5 प्रश्न आएंगे, फिर तुम कंफ्यूज होगे। किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरिया अपने कानों का आभूषण बनाती थी? इसका उत्तर इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। इसका उत्तर यहां नहीं मिलेगा। अशोक के फूल के कारण, वही पाठ है तुम्हारा। संस्कृत के किस कवि को अशोक ने साहित्य में स्थान दिया? उसका तुम्हें उत्तर इसमें नहीं मिलेगा। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। तो टेक्निक तो सारी बता चुका हूं ना, हां कि ना? कमेंट करके बताओ, कमेंट करो, तुरंत बताओ कि बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं। देखो बेटा, यह बहुत जरूरी है जानना कि हर चीज तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं, इसलिए कमेंट जरूर करना। और ये सारे सवाल, इनसे ज्यादा सवाल आपके कोर्स में बनेंगे ही नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं सब दे दूंगा तुमको, लेकिन अगर रटना पड़ा सब तो फिर तुम बर्बाद हो गए, क्योंकि फिर हिंदी ही रटते चले जाओगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी है, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी आदि आदि सब्जेक्ट्स हैं, जिनके जो भी हो, साइंस वाले बच्चों के लिए है। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या उद्देश्य है? किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरिया उसे अपने कानों का आभूषण बनाती हैं? संस्कृत के किस कवि ने अशोक को अपने साहित्य में स्थान दिया? ये सारे प्रश्न आपके सामने स्पष्ट रूप से उत्तर के साथ लिखे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम्हें उत्तर की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। यही सोच के तो पढ़ा रहा हूं, यही सोच के तो मेहनत कर रहा हूं, यही सोच के तो ट्रिक बता रहा हूं, यही सोच के तो इतनी बढ़िया तुम्हारे लिए पीपीटी बना के ला रहा हूं कि जैसे ही तुम यहां पर आओ, सबसे पहले ये देखो कि कहां गया गद्यांश, कैसे पहचाने, और उसके पहले तुम उसका साहित्यिक परिचय तैयार कर चुके हो। एक एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में या वीडियो सेक्शन में देख लो। एक पहले चैप्टर से लेकर सब कुछ, चाहे आपका गद्य हो, चाहे काव्य हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपका ग्रामर हो, चाहे पत्र हो, चाहे निबंध हो, सब पढ़ा रहा हूं। कुछ भी एक्स्ट्रा कहीं से करने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज, एक पॉइंट तुमको बता रहा हूं। समझ गए सभी लोग? चलिए अब यहां पर आगे आ जाते हैं। इसका उत्तर तुमको बता दिया। अब अगला पैराग्राफ क्या है? अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है तो वह विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली है। यहां तो अशोक का वृक्ष पहले ही आ गया, अशोक भी आ गया, अशोक का वृक्ष भी आ गया। ठीक है, मदनोत्सव आ गया। ठीक है, तो आप पहचानने के स्तर पर सामंत आ गया,
पहचानने के स्तर पर अगर आपके पास ये पहला पेज है, अगर आपके पास ये पहला पेज है तो आप जानते हो कि यह गद्यांश कौन से पाठ का है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आपको बस यही करना है। चलिए, इस पर आधारित 5 सवाल। सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? आज उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नामोल्लेख कीजिए। क्या यह सरल नहीं है तुम्हारे लिए? जो मैंने तुमको ट्रिक बताई, क्या उसके अनुसार यह सरल नहीं है? जरा मुझे एक बार बताओ कमेंट करके, एक बार कमेंट करके बताओ। अगर सरल है तो एक बार दिल रिएक्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस पर आधारित सवालों के उत्तर की बात करते हैं। सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष। लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ। आज उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है? लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई है। रेखांकित अंश की व्याख्या, पाठ का शीर्षक। अच्छा, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जो सुन लो, बस तुम्हारा ये चैप्टर के सारे सवाल हल हो जाएंगे। इस चैप्टर में इतने ही सवाल आते हैं, इतने ही पैराग्राफ आते हैं जो इंपॉर्टेंट, जो परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। गंभीर मुद्दे की बात करते हैं। मैंने तुमसे यह बताया कि बिना किताब खोले कैसे तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। साथ ही तुमने इस क्लास को कर रखा है, सारे सवालों को दोहरा रखा है, पीडीएफ को एक बार 4 बार रिवाइज कर रखा है। अब क्या होगा, जब तुम एग्जाम में जाओगे और इस पार्ट से पैराग्राफ आएगा तो सवाल तो तुम खोजोगे पैराग्राफ में उत्तर, लेकिन उत्तर लिखने का तरीका तुम्हारे अवचेतन मन में बैठा हुआ है, क्योंकि तुम उत्तर पढ़ भी चुके हो एक बार। और अगर उत्तर लिखते समय कोई भी इधर उधर का चीज हुआ, तुम्हें तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ यार, यही तो उत्तर था उसका। यह होती है ट्रिक, इसलिए इसको ऐसे पढ़ाता हूं मैं। और पिछले 4 सालों से बच्चे मेहनत करते करते 2025 में 100 में 100 हिंदी में लाके दिखाए, और अब तो हिंदी अंग्रेजी में भी 100 में 100 आने लगा है। तो तुम्हारे लिए 100 में 100 ही टारगेट है, और मैं तुम लोगों को बता चुका हूं। साथ ही जो बच्चे 12th के बाद किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, बीएचयू में, डीयू में, जेएनयू में, एयू में, उनके लिए हमारा एक चैनल है सीयूईटी विद्याकुल का। वहां मैं आपको सीयूईटी के बारे में बताता हूं। तो आप सभी लोग जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जुड़ जाएंगे उस चैनल पर, जिससे आपको लाभ मिले और 12th के बाद भी आपके जीवन में कोई अवरोध ना आए। और बेस्ट यूनिवर्सिटीज में कम से कम फीस पर 3, 4, 5 हजार रुपए साल की फीस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। 5 हजार रुपए में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चाहे बीएससी कर लो, चाहे बीए कर लो, चाहे बीकॉम कर लो, चाहे बी फार्मा कर लो, समझ लो। और हॉस्टल की फीस क्या ही है, तुम जानते ही हो, बहुत कम है। तो चलो, ये पाठ हो गया बेटा तुम्हारा। अशोक के फूल पूरा खत्म हुआ। हमने साहित्यिक परिचय देखा, हमने सभी सवालों के उत्तर देखे, हमने पैराग्राफ से उत्तर खोजना सीखा, हमने जाना कि उसको कॉपी में कैसे लिखना है, उसके उत्तर क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो सभी साथी इस सेशन को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देंगे और जुड़े रहेंगे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल के साथ, क्योंकि यहां हम आपको वो देते हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली लिखा जाने के लिए जरूरी है। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।